लेकिन अगर तुमने अग्नि का वास्तविक नियम भी सीख लिया होता तो भी वह अंतरिक्ष के सर्वोच्च नियम के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाता। दक्ष ने आग को देखते हुए सोचा। उसकी आंखों का रंग बदल गया और अब वह तारों से भरे अंतरिक्ष की तरह दिखाई देने लगी। उसके शरीर के चारों ओर एक पारदर्शी सुरक्षात्मक परत बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर पूरी तरह से एक अलग जगह पर था, क्योंकि आग उसे छू भी नहीं पा रही थी। दक्ष सीधे आग से बाहर चला गया। ये संभव नहीं होना चाहिए। तुम मेरी आग की अंगूठी से बिना किसी नुकसान के कैसे बच सकते हो? राजकुमार लू ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। उसके चेहरे पर अविश्वास की एक झलक थी। तुम इसे आग कहते हो? बहुत कमजोर, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। राजकुमार लू को ये किसी भयानक रीपर की आवाज लग रही थी। उसने अपनी तलवार पकड़ी और दक्ष की ओर दौड़ा। उसने अपनी तलवार दक्ष की ओर घुमाई, लेकिन दक्ष हमले से बचते हुए अपनी जगह से गायब हो गया। उसने राजकुमार लू के कंधों की ओर चाकू फेंका, जिसे उसने आसानी से चकमा दे दिया। पिछली बार जब तुम लड़े थे तब तुमने इसका इस्तेमाल किया था। यही तरकीब मुझ पर काम नहीं करेगी, राजकुमार लू ने कहा, और उसने अपनी तलवार अपनी पीठ की ओर घुमाई, जहां दक्ष के प्रकट होने की सबसे अधिक संभावना थी। गलत दिशा, दक्ष ने नर्म आवाज में कहा और उसकी गर्दन पकड़ ली। दक्ष ने प्रिंस लू को 3 हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। अखाड़े में पत्थर से एक गड्ढा बन गया था, लेकिन दक्ष ने उसे नहीं छोड़ा। उसने उसे फिर से उठाया और एक बार फिर उसे जमीन पर पटक दिया। छोटे दोस्त दक्ष, बस बहुत हो गया, वह हार गया है। दक्ष ने राजकुमार लू को हवा में उठा लिया था और उसे फिर से पीटने ही वाला था कि तभी एक आवाज आए। मैं क्यों करूं? उसने अभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं की है, दक्ष ने ये दक्षाओं को जवाब देते हुए हंसते हुए कहा, जिसने अभी उससे बात की थी। राजकुमार लू ने उसकी बातें सुनी और अपनी हार स्वीकार करने ही वाला था कि दक्ष ने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना फिर से जमीन पर पटक दिया। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। दक्ष ने एक बार फिर राजकुमार लू को उठाया, लेकिन इस बार राजकुमार लू बहुत तेज था, क्योंकि उसने बहुत दर्द में होने के बावजूद जल्दी से अपनी हार स्वीकार कर ली थी। उसकी कई हड्डियां टूट गई थी। अच्छा, जब तक चला तब तक मजा आया, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर उसे जमीन पर पटक दिया। मंच से उतरते समय दक्ष राजकुमार लू को पीछे छोड़ गया। तुम बहुत क्रूर हो, यू दक्षाओं ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। आपको ये तब कहना चाहिए था जब किसी का हाथ काट दिया गया था। हो सकता है कि मैंने आपकी चुप्पी को गलत समझा हो, क्योंकि यह अनुमति थी, दक्ष ने यू दक्षाओं का सामना करते हुए हंसते हुए कहा। कुछ नौकर मंच पर आए और राजकुमार लू को इलाज के लिए ले गए। ठीक है, परीक्षाएं समाप्त हो गई है। पुरस्कार और चयन समारोह यहीं 5 घंटे में शुरू होगा, यू दक्षाओं ने कहा और वापस मुड़ा और अखाड़े से बाहर चला गया। दक्ष और बाकी लोग वहीं मैदान में आराम करने लगे। एल्डर यी दक्ष के साथ पीछे रह गए थे। हमारे पास अभी भी 5 घंटे हैं, क्यों न मैं तुम्हें संप्रदाय का दौरा कराऊं? हमारे पास कुछ बहुत ही अद्भुत जगहें हैं। एल्डर यी ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ दक्ष से कहा। कोई बात नहीं बड़े साहब, मुझे कहीं जाने का मन नहीं है। ओह ठीक है, क्या सभी संप्रदाय के गुरु समारोह के लिए यहाँ आएंगे? हाँ, वे सभी 5 आएंगे। थंडर जायंट सेक्ट के लोगों के बारे में क्या? मैंने सुना है कि वे यहाँ परीक्षाएं देखने आए थे। मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा। लॉन्ग बीन ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ पूछा। उनका एक विशेष दर्जा है, इसलिए हमने उन्हें एक दर्शक दर्पण दिया। उन्होंने अपने कमरे में आराम से बैठकर सब कुछ देखा। मुझे यकीन है कि वे संप्रदाय के गुरुओं के साथ आएंगे। ओह, यह अच्छा है, दक्ष ने अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुराते हुए कहा। छोटे दोस्त, क्या आप थंडर जायंट संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? दक्ष के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना एल्डर ने फिर से बात की। मुझे यकीन है कि आपको थंडर जायंट संप्रदाय में ले जाया जाएगा, लेकिन आपको उससे पहले हमारे संप्रदाय में शामिल होना चाहिए। हमारे संप्रदाय के गुरु थंडर जायंट संप्रदाय में आपके स्थानांतरण की व्यवस्था करेंगे, एल्डर यी ने मुस्कुराते हुए कहा।
ओह, चिंता मत करो, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, दक्ष ने कहा और उसके मुखौटे के पीछे उसके चेहरे पर एक गंभीरता दिखाई दी। समय बीतता गया और जल्द ही 5 घंटे पूरे हो गए। धीरे धीरे अखाड़ा बुजुर्गों से भर गया जो संप्रदाय के गुरुओं का स्वागत करने के लिए पंक्तियों में खड़े थे। कुछ ही समय बाद जुवान साम्राज्य के 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं ने अखाड़े में प्रवेश किया। उन सभी की नजरें दक्ष पर थीं। गौरवशाली पुष्प संप्रदाय के संप्रदाय गुरु सबसे आगे थे। उनके पीछे प्रहारक तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु थे। फिर सांसारिक पर्वत संप्रदाय के संप्रदाय गुरु थे। उनके पीछे तैरते बादल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु थे। वे सभी शानदार कपड़े पहने हुए थे और उनके चारों ओर एक भारी आभा थी जो उनकी अविश्वसनीय शक्ति को प्रदर्शित कर रही थी। उन सभी ने शानदार कपड़े पहने थे और उनके चारों ओर एक भारी आभा थी जो उनकी अविश्वसनीय शक्ति को प्रदर्शित कर रही थी। वे सभी पांचों मुख्य मंच पर चले गए और एक दूसरे के पास खड़े हो गए। शीर्ष 100 साधक एक समूह में उनके सामने खड़े हो गए। क्या वे किसी का इंतजार कर रहे हैं? वे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? चीफ जिनजिंग ने मंच पर सन्नाटा देखकर तेज प्रताप से पूछा। वे शायद किसी का इंतजार कर रहे होंगे, चलो इंतजार करते हैं, तेज प्रताप ने जवाब दिया। कुछ मिनटों के बाद कदमों की आवाज सुनाई दी। अखाड़े में इतनी शांति थी कि हर कोई आवाज को साफ साफ सुन सकता था। वे पीछे मुड़े और देखा कि 2 लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक सुंदर लड़की थी जबकि दूसरा एक भारी भरकम आदमी था। अरे, मैं उसे पहचानता हूँ, वह मिस है जिसे थंडर जायंट संप्रदाय के एक महान साधक ने चुना था। अब वो उत्तरी चंद्र साम्राज्य में रहती है। क्या इसका मतलब ये है कि उसके बगल में जो लड़का है वह वही मेहमान है जो उसके साथ साम्राज्य से आया है? यही होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय के गुरु प्रतीक्षा कर रहे थे। साधकों ने टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। तुमने मुझे बहुत देर तक इंतजार करवाया, दक्ष ने लड़के को देखते हुए सोचा। हालांकि वह उसे बुरी तरह से मारना चाहता था, लेकिन उसने अपनी हत्या की मंशा को जरा भी जाहिर नहीं होने दिया। तुम वहां हो, अपना मुखौटा उतारो के साथ चल रहे लड़के को कुछ अजीब लगा। उसने भीड़ की ओर देखा और आखिरकार उसकी नजर एक नकाबपोश लड़के पर पड़ी। नकाबपोश लड़के की सुनहरी आंखें उसे दक्ष की याद दिलाती थी। मुझे अपना मुखौटा उतारने का मन नहीं कर रहा है, दक्ष ने सहज स्वर में कहा। छोटे मित्र, कृपया मास्टर रुआन की बात सुनो। वो उत्तरी चंद्र साम्राज्य के थंडर जायंट संप्रदाय के एक साधक है। तो दक्ष ने अविश्वास भरे स्वर में पूछा। उसे अपना मुखौटा उतारने को कहो, रुआन ने 5 संप्रदाय गुरुओं की ओर देखते हुए कहा। छोटे लड़के, कृपया अपना मुखौटा उतार दो, ये तुम्हारे अपने भविष्य के लिए है। तुम वाकई प्रतिभाशाली हो और अगर तुम हमारे जरिए थंडर जायंट संप्रदाय में चुने जा सको तो तुम्हारा जीवन वाकई अच्छा हो जाएगा। पश्चिमी योद्धा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने एक सुखद मुस्कान के साथ कहा। दक्ष ने दूसरों की ओर देखा, लेकिन उन्होंने भी वही बात कही। ठीक है, दक्ष ने अपने मुखौटे के पीछे से मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपने मुखौटे की ओर बढ़ाया। किन रुए, नताशा और आयशा सभी ने बड़ी दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। स्क्रीन का ध्यान भी दक्ष पर था, इसलिए पूरी भीड़ उसे देख रही थी। दक्ष ने अपना मुखौटा छुआ और धीरे से उसे उतार दिया। क्या चीफ जिनजिंग और तेज प्रताप दोनों ही उस लड़के का चेहरा देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि और रुआन भी सदमे में एक कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाए। वह दक्षाओं ने नकाबपोश लड़के का चेहरा देखते ही भौहें सिकोड़ ली। तुम बहुत बदसूरत हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम नकाब पहनते हो, रुआन ने चेहरे पर घृणा भरी नजर के साथ कहा। दक्ष का चेहरा उसके असली चेहरे से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल दक्ष सेन के चेहरे जैसा लग रहा था जिसे उसने अपने सपनों में देखा था, लेकिन उसके चेहरे पर तलवार का एक बड़ा निशान था। यह निशान उसके चेहरे के एक तरफ से दूसरी तरफ तिरछे कोण पर फैला हुआ था। अब खुश हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए मास्क वापस अपने चेहरे पर लगाया।
मास्क वापस लगाते समय उसने अपने हाथों से शांति का प्रतीक बनाया। स्टैंड में बैठे लोगों में से एक ने प्रतीक को देखते ही उठकर खड़ा हो गया। वो बाहर निकलने की ओर चलने लगी। क्या उस नकाबपोश लड़की को कुछ हो गया है? वो इस समय जा रही है। उसके पास बैठे लोगों ने सोचा, लेकिन जल्द ही उनकी परवाह करना बंद हो गया। मुझे लगा कि तुम कोई और हो। वो कमीना पहले ही मर चुका है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन होना बाकी था, रुआन ने मुस्कुराते हुए कहा और मंच की ओर चल पड़ा। कौन मर गया है बड़े भाई? ने रुआन से पूछा जब वो उसके पीछे जा रही थी। जूनियर सिस्टर लिंग, आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, रुआन ने जवाब दिया। क्या मैं सच में गलत थी? किन रुओ ने दक्ष की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। नताशा ने भी निराशा में अपना सिर हिलाया, क्योंकि तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। कि उसने देखा कि नकाबपोश लड़का दक्ष नहीं था। ठीक है, चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बनने के लिए हम में से प्रत्येक द्वारा चुने गए साधकों के नाम स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। यदि आपका नाम हम में से 2 या अधिक द्वारा चुना जाता है, तो आप अपनी इच्छानुसार संप्रदाय चुन सकते हैं। स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने हवा में तैरती हुई बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया। संप्रदायों के नामों से पहले स्क्रीन पर नामों की 5 सूचियां दिखाई दी। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय ने आंतरिक संप्रदाय शिष्य बनने के लिए 25 साधकों का चयन किया था। स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय ने 28, वेस्टर्न वॉरियर्स संप्रदाय ने 36 साधकों का चयन किया। फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय ने 29 साधकों का चयन किया और अर्थी माउंटेन संप्रदाय ने 28 साधकों का चयन किया। किसी को ये जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि सभी 5 संप्रदायों के गुरुओं की सूची में 50% से अधिक नाम समान थे। इनमें से एक आम नाम डोंगक्सिन साम्राज्य का राजकुमार लैन, शुई साम्राज्य का राजकुमार युझांग और शुई साम्राज्य का किन रुओ था। शीर्ष 75 में न होने के बावजूद नताशा अपनी ग्रेड 6 प्रतिभा के कारण कल्टीवेटर्स के बीच एक लोकप्रिय नाम थी। आश्चर्य की बात नहीं है कि इनमें से ज्यादातर साधकों ने या तो शानदार फूल संप्रदाय या फिर स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय को चुना। बाकी 3 संप्रदायों को चुनने वाले साधक काफी दुर्लभ थे। राजकुमार लैन ने स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय को चुना, जबकि राजकुमार युझांग, राजकुमारी नताशा और किन रुओ ने ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बनना चुना। परीक्षा में भाग लेने वाले कुछ प्रतिभागी वास्तव में अविश्वसनीय थे और बेहतर स्थान के हकदार थे। हम सभी लू वेन को मुख्य शिष्य का पद देने की पेशकश करते हैं। उपचार पूरा होने के बाद उसे संप्रदाय चुनने का अधिकार होगा। उसके द्वारा अपने अनुसार संप्रदाय चुनने के बाद उसे पुरस्कृत किया जाएगा। जहां तक हमारी परीक्षा के अंतिम व्यक्ति और रैंक 1 की बात है, दक्ष सेन, आपकी प्रतिभा अविश्वसनीय है और आपको परीक्षा की शुरुआत में ही हमारे सभी प्रस्तावों के बारे में बता दिया गया था। आपने कहा था कि आप अंत में निर्णय लेंगे। मुझे आशा है कि आपको यात्रा अच्छी लगी होगी, लेकिन अब आपके लिए चुनने का समय आ गया है। आप हमारे किस संप्रदाय को चुनेंगे? स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, मैंने पश्चिमी योद्धा संप्रदाय को चुना है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सभी संप्रदाय के गुरुओं के चेहरे पर भाव बदल गए और उनके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी? पश्चिमी योद्धा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी चौंक गए, इससे पहले कि उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल जाए। क्या ये लड़का पागल हो गया है? आखिर वह 5 संप्रदायों में से सबसे कमजोर संप्रदाय को क्यों चुन रहा है? सांसारिक पर्वतीय संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अद्भुत, जल्दी से मेरे पास आओ छोटे दोस्त, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। पश्चिमी योद्धा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने मुस्कुराते हुए दक्ष को सबसे चमकदार मुस्कान के साथ देखा। एक बार और सोचो छोटे दोस्त, तुम्हें एक मजबूत संप्रदाय चुनना चाहिए।
ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने भारी स्वर में दक्ष से कहा। मैंने पहले ही अपना चुनाव कर लिया है, दक्ष ने मंच की ओर चलते हुए कहा। संयोग से पश्चिमी योद्धा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु मंच के दूसरे कोने पर खड़े थे। रुआन के ठीक बगल में रुआन के दूसरी ओर ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु खड़े थे। दक्ष मंच पर चढ़े और सभी संप्रदाय के गुरुओं के पास से गुजरते हुए पश्चिमी योद्धा संप्रदाय के गुरु के पास पहुंचे। दक्ष 3 संप्रदाय गुरुओं के पीछे से चला और अंततः ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय गुरु के सामने पहुंचा। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, मेरा संप्रदाय चुनो, ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उसे समझाने के प्रयास में एक बार फिर कहा। दक्ष रुका नहीं और एक और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उसके पैर जमीन पर पड़ पाते वह गायब हो गया। दक्ष रुआन के पीछे आ गया। उसके हाथ में एक चाकू था जो अब रुआन की गर्दन पर टिका हुआ था। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? रुआन ने भारी स्वर में कहा। तुम्हें हिलना नहीं चाहिए छोटे दोस्त, तुम्हारी गर्दन गलती से कट सकती है, दक्ष ने सहज स्वर में कहा। दक्ष सेन, यह मजाक करने का समय नहीं है, कृपया मास्टर रुआन को छोड़ दे, स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने गंभीर स्वर में कहा और अपनी तलवार निकाली। दक्ष का चाकू रुआन की गर्दन पर दबा और उसकी गर्दन पर हल्का सा कट लग गया। कट से रक्त निकलने लगा। उफ, क्या तुम उसे मरवाना चाह रहे हो? अगर मैंने गलती से उसकी गर्दन काट दी होती तो क्या होता? क्या तुम उसके पीछे की शक्तियों को जवाब दे पाते? तुम उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहते, है ना? दक्ष ने गंभीर लहजे में कहा, जैसे कि वह वास्तव में चिंतित था कि वह गलती से रुआन का सिर काट देगा। क्या तुम उसे मरवाना चाह रहे हो? अगर मैंने गलती से उसकी गर्दन काट दी होती तो क्या होता? क्या तुम उसके पीछे की शक्तियों को जवाब दे पाते? तुम उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहते, है ना? दक्ष ने भारी लहजे में कहा, जैसे कि वह वास्तव में चिंतित था कि वह गलती से रुआन का सिर काट देगा। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम जो कर रहे हो उसका क्या परिणाम होगा? अगर उसे कुछ हो गया तो तुम मर जाओगे। होशियार बनो और उसे आजाद करो, ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने दक्ष को घूरते हुए कहा। उसने अपनी 10वीं अवस्था की पृथ्वी लोक आभा भी फैला दी। धरती पर मौजूद सभी साधक घुटनों के बल बैठ गए क्योंकि वे आभा को सहन करने में असमर्थ थे। पृथ्वी क्षेत्र स्तर से नीचे का कोई भी साधक मेरी आभा के सामने खड़ा नहीं रह सकता। जब वह अपना संतुलन खो देगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। यह विचार ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के मन में चल रहा था। उसके चेहरे पर एक शिकन उभरी जब उसने देखा कि दक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा। तुम अभी भी कैसे खड़े रह सकते हो? उसने अविश्वास के भाव से दक्ष को घूरते हुए पूछा। ओह ठीक है, दक्ष ने कहा, जैसे उसे अचानक एहसास हुआ हो। इतना भारी आभा, खुद को नियंत्रित करना इतना मुश्किल है। मैं जमीन पर गिरने वाला हूँ, दक्ष ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि उसके चाकू ने रुआन की गर्दन पर एक और कट लगा दिया था। क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? इसे तुरंत बंद करो, रुआन ने जोर से कहा। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने अपनी आभा को रोक दिया और स्थिर खड़े रहे क्योंकि उन्होंने रुआन की पीड़ा भरी आवाज सुनी। आप कृपया सीनियर भाई रुआन को छोड़ दे, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, एक चिंतित महिला की आवाज आई। ये था जो पास में खड़ा था। उसने दक्ष से रुआन को छोड़ने की विनती की। छोटी लड़की, सिर्फ उसे ही नहीं, मैं तुम्हें भी मार देता। मैं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ, दक्ष ने कहा, जैसे उसके अंदर से हत्या का इरादा साफ झलक रहा हो। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम उस योजना में शामिल थी, लेकिन अगर तुम उनके साथ होती तो मैं तुम्हें मार देता। लेकिन यू दक्षाओ और मेरे पिता के साथ उसके रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, दक्ष ने उसके चेहरे को देखते हुए सोचा। 50 मीटर पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, दक्ष ने संप्रदाय के गुरुओं से कहा। पूरा माहौल भारी हो गया था क्योंकि संप्रदाय के गुरु समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। भीड़ चुप थी क्योंकि उन्होंने वो देखा जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी।
जुवान साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोग एक 16 साल के लड़के के सामने असहाय थे। उसे चोट मत पहुंचाओ, हम वापस चले जाएंगे। सभी संप्रदाय के गुरु पीछे हट गए। हालांकि वे 50 मीटर पीछे चले गए, लेकिन उन्होंने दक्ष को भागने से रोकने के लिए उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया था। मेरी प्यारी रुआन, क्या तुम कृपया अपना मुंह खोलोगी? दक्ष ने कोमल स्वर में कहा। तुम क्या करना चाहते हो? रुआन ने जवाब दिया। दक्ष ने अपनी गर्दन फिर से काट ली, क्योंकि उसकी गर्दन पर चाकू का एक और घाव दिखाई दिया। आह! रुआन दर्द महसूस करते हुए दहाड़ा। अच्छा लड़का बनो और अपना मुंह खोलो। ओह ठीक है, अपनी जीभ बाहर निकालना मत भूलना, दक्ष ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। रुआन ने अनिच्छा से अपना मुंह खोला और अपनी जीभ को थोड़ा सा मुंह से बाहर निकाला। अच्छा लड़का, दक्ष ने हंसते हुए अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और रुआन की जीभ पकड़ ली। वाह! रुआन को समझ में नहीं आया कि दक्ष क्या कर रहा था। इससे पहले कि तीव्र दर्द ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया, उसे लगा जैसे उसे हजारों तलवारों से मार दिया गया हो, क्योंकि दक्ष ने पूरी ताकत से उसकी जीभ खींच ली थी। वो जोर से चिल्लाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका मुंह रक्त से भर गया था और आंखें लाल हो गई थी। कैसा लग रहा है? ये दर्द अभी भी उस दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं है जो आने वाला है। दक्ष रुआन के पीछे हंसा। रुको, हिलना मत, नहीं तो वह मारा जाएगा। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय का संप्रदाय गुरु दक्ष की ओर भागने ही वाला था कि स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उसे रोक दिया। लेकिन हम भी ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। वो लड़का पागल है, वो जोर से चिल्लाया। हम जोखिम नहीं उठा सकते। क्या होगा अगर उसने तुम्हारी वजह से लड़के को मार दिया? स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उसकी ओर देखते हुए कहा। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने शांत होकर स्वयं को रोक लिया। इस सारी परेशानी के बीच किसी ने पर ध्यान नहीं दिया, जिसने एक संचार ताबीज निकाला और किसी को एक गुप्त संदेश भेजा। एक जगह थी जहां क्यूई जुवान साम्राज्य की तुलना में बहुत अधिक सघन थी। इमारतें बेहतर तरीके से बनी हुई थी, सड़कें चौड़ी थी और लोग अधिक शक्तिशाली थे। ये जगह उत्तरी चंद्रमा साम्राज्य थी। उत्तरी चंद्र साम्राज्य की राजधानी में कई संप्रदाय स्थापित थे, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही संप्रदाय ताकत के असली शिखर पर थे। साम्राज्य के सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक थंडर जायंट संप्रदाय था। संप्रदाय में कई प्रतिभाशाली साधक थे और संप्रदाय का संप्रदाय गुरु साम्राज्य के सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक था। संप्रदाय की इमारतें उत्तरी चंद्र साम्राज्य में पाए जाने वाली सबसे मजबूत सामग्रियों से बनाई गई थी। संप्रदाय ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय से बहुत बड़ा था। संप्रदाय में कई साधक थे जिनकी साधना पृथ्वी क्षेत्र से भी ऊंची थी, जिनमें से अधिकांश संप्रदाय के बुजुर्ग थे। ग्रैंड एल्डर उनमें से एक थे। वह आकाश क्षेत्र के साधक थे। वह अपने कमरे में साधना कर रहा था। तभी संचार का ताबीज चमकने लगा। संदेश सुनते ही उसकी भौहें तन गईं। क्या? वो चौंक कर खड़ा हो गया। वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और संप्रदाय गुरु के कमरे की ओर चलने लगा। कुछ ही मिनटों में वो संप्रदाय गुरु के प्रांगण में पहुंच गया। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? थंडर जायंट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने ग्रैंड एल्डर से पूछा, जब उसने उसे तेजी से अपनी ओर आते देखा। संप्रदाय गुरु, मुझे 20,000 मील की यात्रा के तावीज चाहिए। मेरे पास 5 हैं और मैं आपसे बाकी 15 मांगने आया हूँ। ग्रैंड एल्डर ने थंडर जायंट संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से कहा। 20? क्या तुम जानते हो कि 1000 मील के तावीज कितने कीमती होते हैं? तुम्हें इतने सारे की क्या जरूरत है? संप्रदाय के गुरु ने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से जवाब दिया। मेरा व्यक्तिगत अनुशासन, उसका जीवन खतरे में है। मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। बड़े बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर व्यथित भाव के साथ कहा। ठीक है। संप्रदाय के गुरु ने बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर चिंता भरी नजर देखी और आखिरकार सिर हिला दिया। उसने बड़े बुजुर्ग की ओर एक स्टोरेज रिंग फेंकी। बड़े बुजुर्ग ने अंगूठी पकड़ी और तेजी से आसमान में उड़ गया। उसने 1000 मील का ताबीज पहना और गायब हो गया।
उसने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया, लेकिन ये समझ में आने वाली बात है। संप्रदाय के लोग हंसते हुए एक निश्चित स्थान की ओर चल दिए। तुम्हें लोगों को मौत के मुंह में धकेलना पसंद है ना? जब तुम्हारा कर्म तुम्हें परेशान करने के लिए वापस आता है तो कैसा लगता है? दक्ष ने धीमी आवाज में कहा और अपना चेहरा रुआन के कानों के पास लाया। उसकी आवाज सामान्य हो गई। रुआन की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने उस आवाज को पहचाना। दक्ष के अलावा कोई भी उस घटना के बारे में नहीं जान सकता था। ये उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह रक्त से भर गया था और उसकी जीभ गायब थी। कोई भी उसकी कही एक भी बात नहीं समझ पाया, लेकिन दक्ष जानता था कि वह क्या कह रहा है। बेशक मैं तुम्हारी देखभाल करने से पहले मर नहीं सकता, है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए रुआन से कहा, अगर तुम उसे मार दोगे तो बच नहीं पाओगे। उसे छोड़ दो और हम अभी भी इस मामले को संभाल सकते हैं। संप्रदाय के गुरुओं ने अभी भी दक्ष को रुआन को मुक्त करने के लिए मनाने की कोशिश की। धन्यवाद, लेकिन आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने संप्रदाय के बुजुर्गों से कहा। मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है? एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। जब एक बूढ़ा आदमी सबके सिर के ऊपर प्रकट हुआ, उससे एक दबावपूर्ण आभा फैली जिसने पृथ्वी क्षेत्र के साधकों को भी प्रभावित किया। उस आदमी के बाल सफेद थे पर दाढ़ी नहीं थी। वो 40 के आस पास का लग रहा था। मास्टर ने बूढ़े आदमी को देखते हुए उत्साह से पुकारा, तुम मेरे शिष्य को तुरंत छोड़ दो और मैं तुम्हारी मौत को कम दर्दनाक बना दूंगा। ग्रैंड एल्डर हवा से नीचे उतरे और दक्ष के सामने उतरे। माफ करना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और चाकू से वार किया। सभी के चौंकने के बीच रुआन का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। के मुंह से एक जोर की चीख निकली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम ग्रैंड एल्डर से एक भारी आभा फैली जो दक्ष पर केंद्रित थी। उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बदल गया क्योंकि उसे अपने घुटनों पर मजबूर किया गया था। दक्ष ने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की, लेकिन आकाशीय आभा के प्रभाव में वह अपनी उंगली भी नहीं हिला सका। मैं वादा करता हूँ कि तुम एक भयानक मौत मरोगे, ग्रैंड एल्डर ने भारी आवाज में कहा। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे सीधे नर्क से आए हो। दक्ष कुछ नहीं कर सका, सिवाय इसके कि वह देखता रहा कि बड़े बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। मैं अभी तुम्हारे दोनों पैर और हाथ काट दूंगा और तुम्हारे शरीर के बाकी हिस्से को अपने साथ संप्रदाय में ले जाऊंगा। वहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मौत से भी बदतर भाग्य का क्या मतलब है, ग्रैंड एल्डर ने दक्ष से कहा और वह उसकी ओर बढ़ता रहा। मैं अभी तुम्हारे दोनों पैर और हाथ काट दूंगा और तुम्हारे शरीर के बाकी हिस्से को अपने साथ संप्रदाय में ले जाऊंगा। वहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मौत से भी बदतर भाग्य का क्या मतलब है, ग्रैंड एल्डर ने दक्ष से कहा और वह उसकी ओर बढ़ता रहा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक आकाशीय क्षेत्र का साधक यहाँ होगा। दक्ष ने अपना मुंह खोला और कुछ प्रयास के साथ कुछ कहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मैं जाना चाहूं तो आप मुझे रोक सकते हैं? दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। अगर तुम्हारे पिता यहाँ आ भी जाएं, तो भी वे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारा बच पाना असंभव है। मैं पृथ्वी लोक का कचरा नहीं हूँ, ग्रैंड एल्डर ने दक्ष की बातें सुनकर कहा। उसने अपनी ताकत बढ़ा दी। हम देखेंगे, दक्ष मुस्कुराया और उसकी आंखों का रंग बदल गया। उसकी आंखें हमेशा की तरह सुनहरे रंग से बदलकर तारों जैसे काले रंग में बदल गईं। दक्ष अपनी जगह से गायब। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। हो गया और 100 मीटर दूर दिखाई दिया। दबाव से मुक्त होकर वह दालान की ओर भागा। हम बड़े बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ ली जब उन्होंने दक्ष को गायब होते देखा। तुम्हें लगता है कि तुम मौत से भाग सकते हो? उसने ऊंची आवाज में कहा और वह दक्ष के पीछे भागा। दक्ष जल्दी से पहले कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। तुम कभी नहीं बच सकते, तुम्हें सजा मिलेगी, बड़े बुजुर्ग ने कमरे के सामने आते हुए कहा।
उसने कुछ रहस्यमय कौशल का इस्तेमाल किया और पूरा दरवाजा दूर तक उड़ा दिया। वह अंदर घुसा, लेकिन जब उसने कमरा खाली पाया तो वह भौंचक्का रह गया। अरे, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वह आसमान में उड़ गया और संप्रदाय को देखने लगा। अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए उसने पूरे संप्रदाय को स्कैन किया। मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। सभी निकास द्वार बंद कर दो। यहाँ से जाने वाले हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। अगर वो लड़का यहाँ से भाग गया तो तुम्हारी सजा मौत से भी बदतर होगी। ग्रैंड एल्डर ने सभी 5 संप्रदाय मास्टर्स को देखते हुए कहा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, बेटा। बड़े बुजुर्ग ने जोर से दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज शहर के हर हिस्से में गूंज उठी। वो बूढ़ा आदमी सचमुच बहुत गुस्से में लग रहा है। दक्ष संप्रदाय से 200 किलोमीटर दूर एक खाली गली में खड़ा था जब स्थानिक दरार उसके पीछे गायब हो गई। उसने अपना मुखौटा उतार दिया और अपने कपड़े बदल लिए। अपने स्वर्गीय कफन का उपयोग करके उसने अपनी आभा बदल ली। अब वह एक सामान्य 16 वर्षीय लड़के की तरह दिखने लगा। उसकी साधना अब आत्मा स्थापना क्षेत्र के 6ठे चरण पर थी। दक्ष गली से निकलकर अस्थिर कदमों से अपने होटल के कमरे की ओर चल पड़ा। हालांकि वह भागने में सफल रहा, लेकिन ग्रैंड एल्डर द्वारा इस्तेमाल किए गए दबाव वाले गुरुत्वाकर्षण बल से उसे आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचा, लेकिन उसने इसे वहां वापस नहीं आने दिया। शुक्र है मैंने दिन के दौरान पहले स्थानिक यात्रा का उपयोग नहीं किया था, अन्यथा मैं इस बार बच नहीं पाता। मैंने सीमा तक टेलीपोर्ट का भी उपयोग किया है। अगर मैं फिर से उसके द्वारा पकड़ा गया तो मैं उसके दबाव से बच नहीं पाऊंगा, दक्ष ने धीरे धीरे चलते हुए कहा। थोड़ी देर चलने के बाद वो होटल में पहुंच गया। वो सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया। उसने मिंग्यू के कमरे पर दस्तक दी। तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। मिंग्यू ने जैसे ही दक्ष को दरवाजे के सामने खड़ा देखा, उसे कसकर गले लगा लिया। जैसे ही दक्ष ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया, वे दोनों कमरे में दाखिल हो गए। जब मैंने वो डरावनी आवाज सुनी तो मैं चिंतित हो गई। मुझे लगा कि यह वास्तव में एक शक्तिशाली साधक था। मेरे जाने के बाद वास्तव में क्या हुआ? मिंग्यू ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से पूछा। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ समय के लिए शहर छोड़ सकते हैं। यहाँ एक आकाशीय क्षेत्र का साधक है। वो कहीं से प्रकट हुआ। पता चला कि वह रुआन और का गुरु था। दक्ष ने कुर्सी पर बैठते हुए उसे बताया। क्या आकाश लोक का साधक यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसे उत्तरी चंद्र साम्राज्य में नहीं होना चाहिए? मिंग्यू ने आश्चर्य से कहा। मुझे सच में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वह पागलों की तरह पूरे शहर में मेरी तलाश करेगा। यह अच्छा है कि किसी को नहीं पता कि मैं कैसा दिखता हूँ, दक्ष ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। ये पहले से ही अच्छा है कि आप एक आकाशीय क्षेत्र के साधक से बच निकलने में कामयाब रहे, मिंग्यू ने अपने चेहरे पर राहत भरी नजर के साथ कहा। जब तक वो यह नहीं जानता कि तुम कैसी दिखती हो, तब तक उसके लिए तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारी नकली साधना भी हमारी मदद करेगी। हमें बस कुछ समय के लिए चुपचाप रहने की जरूरत है, उसके बाद ही सब कुछ शांत होगा, मिंग्यू ने दक्ष से कहा जब वो उसकी ओर देख रही थी। केवल समय ही बता सकता है, हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, दक्ष ने नर्म आवाज में कहा। मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगा। मैं अपनी शक्ति को विकसित करूंगा और पुनः प्राप्त करूंगा। अगर कुछ हो तो मुझे जगा देना, दक्ष ने कहा और कुर्सी से उठकर एक कोने की ओर चला गया और बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और साधना शुरू कर दी। वो नकाबपोश लड़का, वो केवल युवा मास्टर दक्ष ही हो सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह वास्तव में थंडर जायंट संप्रदाय के एक साधक को मारने में सफल रहा। साम्राज्यों के साधक भयंकर होते हैं। मुझे लॉकडाउन और अन्य संबंधित चीजों के बारे में जानकारी देकर उसकी मदद करनी होगी। भीड़ के बीच एक लड़की थी जो संप्रदाय में हो रही हर चीज को ध्यान से देख रही थी। वह हुआनजी साम्राज्य के राजा राजकुमारी झिकी की बहन थी। पूरा शहर अराजकता में था। पूरे शहर में तालाबंदी थी, यहाँ तक कि शाही परिवार भी शामिल था और उसने शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए थे। लड़के की तलाश के लिए ज्यादातर पृथ्वी लोक के साधकों का इस्तेमाल किया गया।
पांचों संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं द्वारा दिए गए विवरण से लॉन्ग चेन का एक चित्र बनाया गया। चित्र शहर के सभी रक्षकों को वितरित किए गए। थंडर जायंट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने अपने हाथ में एक कागज पकड़ा हुआ था। ये दक्ष का चित्र था, लेकिन उसे नहीं पता था कि चित्र में दिख रहा व्यक्ति दक्ष नहीं बल्कि दक्षसेन था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दक्ष एक स्वर्गीय कलाकृति का इस्तेमाल कर रहा होगा जिसकी मदद से वह अपना रूप बदल पाया। यहाँ तक कि पृथ्वी क्षेत्र के साधक भी कुछ अजीब महसूस नहीं कर पाए। वो चित्र को देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो मेरी पकड़ से कैसे बच पाया? वो टेलीपोर्टेशन, उसके पास ऐसा तावीज कैसे हो सकता है जो उसे अपनी स्थिति बदलने में सक्षम बनाता है? अगर यह संभव भी था तो वह उस तावीज का इस्तेमाल कैसे कर पाया? उसे एक उंगली भी नहीं हिलानी चाहिए थी। तावीज का इस्तेमाल तो दूर की बात है, बड़े बुजुर्ग ने सोचा। क्या वो किसी दूसरे साम्राज्य द्वारा भेजा गया हत्यारा था? वो रुआन के पीछे क्यों पड़ा था? क्या रुआन ने किसी को अपमानित करने के लिए कुछ किया था, या उसका इरादा मुझे अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाना था? ग्रैंड एल्डर जमीन पर तैरते हुए आए और के सामने उतरे। मुझे बताओ लिंग, तुम लोगों ने संप्रदाय छोड़ने के बाद क्या किया? मुझे सब कुछ बताओ, एक भी विवरण छोड़े बिना, ग्रैंड एल्डर ने पूरी गंभीरता से पूछा। हाँ गुरुजी, संप्रदाय छोड़ने के बाद हमने उन्हें संप्रदाय छोड़ने के बाद घटित हुई सारी बातें बतानी शुरू की। हम उन दो लोगों के साथ उस प्राचीन मकबरे से चले गए। जुवान साम्राज्य की अपनी यात्रा के बीच में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वे दोनों गायब थे। मैंने सीनियर सिस्टर मेंग और सीनियर ब्रदर रुआन से पूछा कि वे कहाँ हैं। उनका जवाब था कि उन दोनों ने जमीन पर उतरने के लिए कहा था। उनका एक अलग गंतव्य था, इसलिए सीनियर सिस्टर मेंग ने उनकी मदद की और उन्हें फिर से हवा में उड़ने से पहले जमीन पर छोड़ दिया। हम जुवान साम्राज्य में आए और ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय में रहे। थोड़ी देर बाद हम सभी को पता चला कि उस मकबरे में जो कलाकृतियां हमें मिली वे सभी नकली थी। हमारी किसी भी अंगूठी में कोई कलाकृतियां नहीं थी। सीनियर सिस्टर मेंग जल्दी में अपने कमरे में वापस चली गई। बाहर आने के बाद वो बुरे मूड में दिखी और उन्होंने कहा कि वह जा रही है। हम दोनों ही संप्रदाय में ही रहे जबकि वरिष्ठ बहन चली गई। अगले कुछ दिनों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई और हम अपने कमरों में ही रहे और साधना करते रहे जब तक कि आज हम बाहर नहीं आ गए। उस नकाबपोश लड़के ने वरिष्ठ भाई रुआन पर हमला किया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। यही वो समय था जब मैंने तुम्हें वो संदेश भेजा था। उसने सीनियर भाई रुआन की जीभ भी फाड़ दी थी। इससे पहले कि वह उसके कानों में कुछ कहता, मैं सुन नहीं पाया कि उसने क्या कहा, लेकिन सीनियर भाई रुआन काफी हैरान था। यह उस समय की बात थी जब मास्टर आए। बस मुझे पहले से ही पता है कि उसके बाद क्या हुआ। बड़े बुजुर्ग ने उसे रोका क्योंकि वह जानता था कि आगे क्या हुआ। वे दो लोग, आपके वर्णन से ये स्पष्ट है कि वे एक साम्राज्य से थे और वह भी काफी मजबूत साम्राज्य। दुर्भाग्य से आप लोगों को पता नहीं चला कि वे किस संप्रदाय से थे। ग्रैंड एल्डर ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। उन्होंने अपनी भंडारण अंगूठी से एक संचरण ताबीज निकाला और एक संदेश भेजा। कुछ मिनट बीतने के बाद उसे अपने ट्रांसमिशन ताबीज से जवाब मिला। जवाब सुनते ही उसका चेहरा विकृत हो गया। वे बेवकूफ, वे किसी अज्ञात साम्राज्य के किसी व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं? वे उपद्रवी हैं। मेंग से जवाब मिलते ही ग्रैंड एल्डर ने शाप दिया। उसने स्वीकार किया कि उन्होंने उन दोनों को मार डाला। इसमें कोई संदेह नहीं है, नकाबपोश लड़का उसी साम्राज्य का हत्यारा था जिसके वे दोनों सदस्य थे। उन्होंने उसे उन दो लोगों का बदला लेने के लिए यहाँ भेजा था। वह कौन सा साम्राज्य हो सकता है? क्या ये सिरोग साम्राज्य है? बड़े बुजुर्ग ने अपने हाथ पर गंभीर भाव से कहा। इस बात की संभावना बहुत कम है कि वह लड़का अभी भी शहर में है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि उसके पास हजारों मील के तावीज भी हों, क्योंकि उसे मेरे शिष्य की हत्या करने के लिए यहाँ भेजा गया था। ग्रैंड एल्डर ने आकाश की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। इस बात की संभावना बहुत कम है कि वह लड़का अभी भी शहर में है।
इस बात की भी पूरी संभावना है कि उसके पास हजारों मील के तावीज भी हों, क्योंकि उसे मेरे शिष्य की हत्या करने के लिए यहाँ भेजा गया था। ग्रैंड एल्डर ने आकाश की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। मुझे एक बार और कोशिश करने दो, ग्रैंड एल्डर ने संप्रदाय छोड़ते हुए कहा। वो शहर की सड़कों पर आगे बढ़ गया और उसने दक्ष की तलाश में अपने आस पास के माहौल को महसूस करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल किया। अपनी तेज गति के कारण वो शहर को बहुत तेजी से कवर करने में सक्षम था। मिंग्यू को लगा कि होटल में किसी की दिव्य भावना गुजरी है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो अपने हाथ में पकड़ी चाय पीती रही। दिव्य भावना जल्द ही गायब हो गई। ग्रैंड एल्डर ने बहुत प्रयास के बाद पूरे शहर को छान मारा, लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसे वह युवा लड़का नहीं मिला जिसे वह ढूंढ रहा था। घंटों की खोज के बाद उसे बहुत से युवा बच्चे मिले जिनकी शारीरिक बनावट दक्ष जैसी थी, लेकिन उन सभी की साधना कमजोर थी। उनमें से किसी की भी साधना आत्मा स्थापना क्षेत्र के छठे चरण से अधिक नहीं थी। चिंता मत करो महान गुरु, हमने पूरे शहर को बंद कर दिया है। हम निश्चित रूप से उस लड़के को ढूंढ लेंगे। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने ग्रैंड एल्डर को वापस आते देखा और उनके पास चले गए। तुम बेकार हो, तुम मेरे शिष्यों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सके। अब तुम क्या कर सकते हो? हत्यारा पहले ही शहर छोड़ चुका है। ग्रैंड एल्डर ने ठंडी हंसी उड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को अनदेखा किया। लिंग, हम जा रहे हैं और साम्राज्य में वापस जा रहे हैं, थंडर जायंट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने से कहा। उसके बाद वह रुआन के मृत शरीर की ओर चला गया। मुझे खेद है मेरे शिष्य, गुरु आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपको मारने वाले व्यक्ति और उसका समर्थन करने वाले साम्राज्य को खोजने के लिए सब कुछ करूंगा। ग्रैंड एल्डर ने अपने दांत भींचते हुए कहा। उसकी मुठियां इतनी कसकर बंद थी कि उसकी हथेलियों से रक्त बहने लगा था। उसने रुआन के शरीर को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया, ने अपने पिता को अलविदा कहा और ग्रैंड एल्डर के साथ चली गई। ग्रैंड एल्डर अपने साथ उड़ने वाला जानवर नहीं लाया था, इसलिए वह रुआन के उड़ने वाले जानवर पर सवार होकर चला गया, जबकि ने अपने खुद के उड़ने वाले जानवर का इस्तेमाल किया। ग्रैंड एल्डर चले गए थे और लॉकडाउन खुल गया था। पूरा शहर शांत हो गया और शाही परिवार ने राहत की सांस ली, क्योंकि रुआन की हत्या के बाद संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ था। उन्हें चिंता थी कि अगर वे हत्यारे को नहीं ढूंढ पाए तो थंडर जायंट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर उनके राज्य को नष्ट कर देंगे। शुक्र है कि बड़े बुजुर्ग ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और जाते समय कोई विनाश नहीं किया। अल्पविराम, आखिर वह लड़का कौन था? उसने मास्टर रुवान को मार डाला और स्काई रियल मेल्डर के सामने शहर से भाग गया। वह लड़का, क्या वह वास्तव में किसी दूसरे साम्राज्य से था? शुक्र है हमने उस लड़के पर हमला नहीं किया, स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने कहा। मैं सोच रहा था कि 7वीं कक्षा की प्रतिभा कैसे हो सकती है, तो वह एक साम्राज्य से था। अब ये बात ज्यादा समझ में आती है, सांसारिक पर्वतीय संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने जवाब दिया। आज इतना कुछ हो गया है, हमारे संप्रदाय के महान बुजुर्ग अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? क्या उन्हें वास्तव में हमारे संप्रदाय की तुलना में अपनी साधना की अधिक परवाह है? गौरवशाली पुष्प संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने चेहरे पर क्रोध के साथ युदक्षाओं से पूछा। मुझे कारण नहीं पता गुरुजी, युदक्षाओं ने जवाब दिया। भूल जाओ, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने जाते हुए झुंझलाहट में कहा। थोड़ी देर में वह बर्फीले पहाड़ पर पहुंच गया। संप्रदाय गुरु प्रांगण के प्रवेश द्वार पर खड़े दोनों पहरेदारों ने झुककर प्रणाम किया जब उन्होंने संप्रदाय गुरु को अपनी ओर आते देखा। उठो, क्या महापुरुष अभी भी अंदर हैं? उसने पहरेदारों से पूछा। हाँ गुरुजी, पिछले 5 दिनों से बड़े बुजुर्ग अपने आंगन से बाहर नहीं निकले हैं। हाँ, इतने हंगामे के बाद भी मैं खुद जाकर देखता हूँ कि वह किस काम में इतना व्यस्त है। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने बहुत जोर से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा टूट गया और संप्रदाय गुरु अंदर दाखिल हुए।
वह बड़े बुजुर्ग की तलाश में आंगन से होते हुए उनके शयन कक्ष तक पहुंच गया। क्या बात है, उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय का दूसरा सबसे शक्तिशाली साधक, उसके सामने मृत पड़ा था। यद्यपि ग्रैंड एल्डर केवल 7वें चरण के पृथ्वी क्षेत्र साधक थे और संप्रदाय मास्टर की तुलना में काफी कमजोर थे, जिनके पास 10वें चरण के पृथ्वी क्षेत्र साधक की साधना थी, फिर भी वे काफी मजबूत थे। किसने किया? क्या वो नकाबपोश लड़का था? हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो वहीं खड़ा रहा, कुछ समझ नहीं पाया। डॉट 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 अल्पविराम। दिन बीतता गया और अगला दिन आ गया। शहर जो कल की आपाधापी में थमसा गया था, फिर से जीवंत दिखने लगा। दक्ष ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और उसकी उलझन खत्म हो गई। हालांकि मेरी ज्यादातर अंदरूनी चोटें ठीक हो गई हैं, फिर भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, दक्ष ने खड़े होते हुए सोचा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मिंग्यू कुर्सी पर बैठी सो रही थी। क्या तुम्हारे पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तभी अचानक उनके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दक्ष सतर्क हो गई और मिंग्यू भी जाग गई। दरवाजा खोलो, मैं हूँ, बाहर से आवाज आई। दक्ष ने कुछ हद तक आराम किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और पाया कि राजकुमारी जीकिंग दरवाजे पर खड़ी थी। बाहर की स्थिति कैसी है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब सब कुछ ठीक है। थंडर जायंट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के साथ चले गए हैं, लॉकडाउन हटा लिया गया है और सब कुछ सामान्य हो गया है, जिक्विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये बहुत तेज नहीं है? दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। ठीक है, हाँ, मुझे लगा कि तालाबंदी और तलाशी कई दिनों तक चलेगी, लेकिन थंडर जायंट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने कहा कि नकाबपोश लड़का पहले ही जा चुका है। जिकिंग ने मुस्कुराते हुए दक्ष को जवाब दिया। वह कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। ये बहुत अच्छा है, दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, तो आप आगे कहाँ जाने की योजना बना रही हैं? जिक्विंग ने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर से पूछा। बेशक उत्तरी चंद्र साम्राज्य अभी भी कोई बचा हुआ है, किसी भी तरह से उत्तरी चंद्र साम्राज्य मेरे और मेरे असली गंतव्य के बीच एक पड़ाव है, दक्ष ने धीरे से कहा। भूत मंदिर, मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ लूंगा और जो कुछ तुमने मुझसे लिया है वह सब वापस ले लूंगा, दक्ष ने सोचा और उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। तुम अपने पीछे खड़े साम्राज्य से मदद क्यों नहीं मांगती? थंडर जायंट संप्रदाय के खिलाफ अकेले जाना वाकई सुरक्षित नहीं है। तुम आज लगभग मर ही गई थी, जिक्विंग ने चेहरे पर चिंता भरी नजर से कहा। अल्पविराम, अगर वह वास्तव में किसी साम्राज्य से होता तो हम ऐसा करते, मिंग्यू ने जिक्विंग के शब्दों को सुनते ही अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचा। हमें इस छोटे से काम के लिए उनकी जरूरत नहीं है। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, दक्ष ने कहा और वह पीछे मुड़ा और कुर्सी की ओर चला गया। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा मन नहीं बदल सकता, तो तुम कब जाओगे? जिक्विंग ने पूछा। हम कल चलेंगे। क्यों? क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, जिक्विंग ने जल्दी से जवाब दिया। क्या तुम गंभीर हो? हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, दक्ष ने उससे कहा जब उसे एहसास हुआ कि वह गंभीर थी। मुझे पता है कि यह कोई पिकनिक नहीं है, लेकिन मैं ठीक रहूंगी। इसके अलावा मैं आपके लिए खाना बना सकती हूँ और यात्रा में अन्य चीजों का ख्याल रख सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, जिक्विंग ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम क्या कहते हो? दक्ष ने मिंग्यू की ओर देखा और पूछा। मिंग्यू ने दक्ष की ओर देखा, फिर जिक्विंग की ओर देखा और फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसका पालन करूंगी, उसने दक्ष से कहा। दक्ष गहरी सोच में डूब गया। वह सोचते हुए अपनी उंगली घुटनों पर टैप करता रहा। ठीक है,
तुम हमारे साथ आ सकती हो, दक्ष ने आखिरकार अपना सिर हिलाकर उससे कहा। बहुत बढ़िया, जी क्विंग ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर दक्ष के गालों पर चुंबन लिया। मैं तैयारी पूरी कर लूंगी और जनरल याओ को बता दूंगी, उसने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। उसने अचानक दक्ष बोलने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाया क्योंकि उसने मिंग्यू के चेहरे पर अजीब भाव देखा था। ठीक है, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मिंग्यू ने कहा, लेकिन उसकी हरकतें इसके उलट लग रही थी। वह अपने बेडरूम की ओर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह नाराज है, दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचा। हे भगवान, लोगों को समझना मुश्किल है, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वह खिड़की की ओर चला गया और बाहर देखने लगा। उसकी आंखें चौंक कर खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि उसका लंबा परिवार उसके होटल के सामने सड़क पर चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वे खरीदारी कर रहे हों। वहां तेजप्रताप, लोंग जू, यंग जू में थे। अल्पविराम। उसकी आंखें चौंक कर खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि उसका लंबा परिवार उसके होटल के सामने सड़क पर चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वे खरीदारी कर रहे हों। वहां तेजप्रताप, आयशा, जू में थे। वे एक दुकान के सामने रुके और चीजें देखने लगे। दक्ष खिड़की के पीछे स्थिर खड़ा था, जैसे उसकी आंखें उनसे हट ही नहीं रही थी। उसके दादा, परिवार के दो महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक, जिनकी वह वास्तव में परवाह करता था। फिर जू और मेई थे, जिन्हें वह पहले से ही अपनी औरत मानता था, आयशा। उसका पहला चुंबन, वह औरत जिसके लिए उसके मन में अभी भी कुछ भावनाएं थीं, वे भावनाएं जिन्हें वह खुद नहीं समझ पाया था। मैं बहुत समय से चला गया हूँ। वे चिंतित होंगे, मुझे उनसे बात करनी चाहिए ताकि वे चिंतित न हो। थंडर जायंट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर चले गए हैं और कोई नहीं जानता कि हत्यारा वास्तव में कैसा दिखता है। अब मेरे लिए बाहर जाना ठीक होगा, दक्ष ने खुद को समझाने के लिए खुद से कहा। वह पीछे मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और होटल की दहलीज पार करके होटल के बाहर सड़क पर पैर रख दिया। उसने उस तरफ देखा जहां उसने उन्हें पहले खड़े देखा था, लेकिन वह जगह खाली थी। उसका परिवार अब वहां नहीं था। वह उस दिशा में भागा। जो लोग थोड़ी देर पहले यहाँ खड़े थे, वे कहाँ चले गए? दक्ष ने दुकानदार से पूछा। जो लोग इधर उधर देख रहे थे, वे उसी दिशा में चले गए और पहले मोड़ पर बाएं मुड़ गए। दुकानदार ने सड़क के दूसरे छोर की ओर इशारा किया। मदद के लिए धन्यवाद। दक्ष ने उसे धन्यवाद दिया और बताई गई दिशा में भाग गया। क्या तुम ये कह रहे हो कि उसने आकाश क्षेत्र के साधक के शिष्य को उसकी आंखों के सामने मार डाला? ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय में वापस राजकुमार लू पूरी रात बेहोश रहने के बाद जाग गया था। अल्पविराम। जब उसे उन घटनाओं के बारे में बताया गया जो उसके बेहोश होने के बाद घटित हुई तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जब उन्हें इसके बारे में विस्तार से बताया गया तो उन्हें रीढ़ में सिहरन सी महसूस हुई। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया जो संभवतः किसी साम्राज्य से था। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उसका सिर दर्द करने लगता, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। हाँ, भले ही वह तुम्हें जीवित छोड़ गया हो, हम निश्चित नहीं हो सकते कि वह कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। बेहतर होगा कि तुम अगले कुछ दिनों तक मेरे साथ रहो। शानदार ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने पूरी गंभीरता से राजकुमार लू से कहा। उसने देखा था कि उस नकाबपोश लड़के के लिए लोगों को मारना कितना आसान था। वह अपने भतीजे को भी मरने नहीं दे सकता था। आखिरकार वह छठी कक्षा का प्रतिभाशाली छात्र था। कृपया भगवान, मुझे वह विपत्ति फिर कभी न देखने दें। राजकुमार लू ने भगवान से प्रार्थना की और अपनी कांपती हुई, ये हार अच्छे लग रहे हैं। क्या तुम में से किसी को ये चाहिए? मैं पैसे दे दूंगा। तेजप्रताप ने एक छोटी सी दुकान देखी जो गहने बेच रही थी। उसने साबुन की ओर इशारा करते हुए लड़कियों से कहा। जरूर जू में चलो इसे देखते हैं। मैं अब ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय की बाहरी संप्रदाय की शिष्या हूँ। यह मेरा उपहार है।
आयशा ने अपने चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ कहा और जू और मेई का हाथ पकड़ लिया। वो उन्हें दुकान में ले गई। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए उनका पीछा किया। तीनों ने दुकान में काफी देर तक इधर उधर देखा, फिर अंततः अपने लिए एक हार का चयन किया। यह मुझ पर कैसा लग रहा है? आयशा ने अपना चुना हुआ हार जू और मेई को दिखाया और उनकी राय पूछी। ये काफी अच्छा लग रहा है, जवाब आया, लेकिन यह न तो जू की आवाज थी और न ही मेई की आवाज थी। वे चारों उस दिशा में वापस मुड़े जिधर से वह आवाज आई थी और उनका मुंह खुला रह गया। छोटे, हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, तेज प्रताप ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। दक्ष उसके सामने खड़ा था। जू और मेई की आंखें पहले से ही नम होने लगी थी, क्योंकि वे उस चेहरे को देख रहे थे जिसे वे इतने लंबे समय से देखना चाहते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सालों से दक्ष से नहीं मिले थे। वो एक कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ दक्ष के कंधों पर रख दिए। मैं तुम्हें फिर से भागने नहीं दूंगा। क्या तुमने मेरी बात सुनी? क्या तुम्हें पता है कि मैं और तुम्हारी माँ कितने चिंतित थे? तेज प्रताप ने दक्ष को डांटते हुए कहा। मुझे पता है दादाजी, लेकिन दक्ष ने उससे कहा। नहीं, लेकिन तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही काफी अच्छा है कि हमने तुम्हें पा लिया, तेज प्रताप ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। ओह ठीक है, आप यहाँ संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में भाग लेने आए थे, है ना? फिर आप वहाँ क्यों नहीं थे? तेज प्रताप ने लॉन्च से पूछा। दक्ष को यहाँ देखकर उसे विश्वास हो गया कि वह परीक्षा देने के लिए यहाँ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने परीक्षा में दक्ष को क्यों नहीं देखा। मैं अभी यहाँ आया हूँ, जाहिर है मुझे देर हो गई थी, दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ओह ये ठीक है, आप अभी भी युवा हैं, आप 4 साल बाद भी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। वैसे भी आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी छोटी जू यंग संप्रदाय प्रवेश परीक्षा के शीर्ष 100 में प्रवेश करने में सफल रही है। वह अब ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय की बाहरी संप्रदाय की शिष्या है। तेज प्रताप ने अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा। वाह, सच में शानदार ब्लॉसम सेक्ट, ये कमाल है। दक्ष ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से कहा। हालांकि उसे पहले से ही इसके बारे में पता था, क्योंकि वह उस समय पहले से ही वहां मौजूद था, फिर भी उसने हैरान होने का नाटक किया। बधाई हो मिस यंग, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा और आयशा की ओर देखा। आह ठीक है, धन्यवाद। 1 मिनट तक उसे शून्य दृष्टि से देखने के बाद उसने जवाब दिया। जू, मेई। दक्ष ने अपनी नजर एक तरफ घुमाए और जू और मेई को देखा। अल्पविराम, ठीक है, धन्यवाद। 1 मिनट तक उसे शून्य दृष्टि से देखने के बाद उसने जवाब दिया। जू, मेई। दक्ष ने अपनी नजर एक तरफ घुमाए और जू और मेई को देखा। युवा मास्टर, दोनों ने अपना सिर हिलाया और अंततः उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे खेद है कि मैं जल्दी वापस नहीं आ सका, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये ठीक है युवा मास्टर, हम समझते हैं, कम से कम अब आप हमारे साथ वापस आएंगे, जू ने कहा और उसने अपनी आंखें रगड़ी जो आंसुओं से गीली थी। दक्ष वहीं चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि उसे बोलने में कठिनाई हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो कहना चाहता था वह कैसे कहे। मैं वापस नहीं आ सकता, उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और आखिरकार हिम्मत जुटाकर कहा। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम अभी भी वापस नहीं आना चाहते? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। क्या तुम्हें अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं है? तेज प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने कहा, मुझे अभी भी कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, इसलिए मैं ड्रैगन सिटी वापस नहीं जा सकता, मेरी मंजिल कहीं और है। दक्ष ने नीचे देखते हुए कहा,
क्या बेघर व्यक्ति की तरह दुनिया भर में घूमना तुम्हारे लिए मुझसे और तुम्हारी माँ से ज्यादा महत्वपूर्ण है? तेजप्रताप ने अपने चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाते हुए कहा, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको नहीं बता सकता कि यह क्या है, लेकिन मैं अभी आपके साथ वापस नहीं आ सकता। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वह हमारे परिवार के लिए है, दक्ष ने नीचे देखते हुए कहा। जू मेई, काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जा पाता, लेकिन मेरी माँ को उसकी देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत है। दुर्भाग्य से उसका बेऔलाद बेटा उसके लिए वहाँ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी देखभाल करोगे, उसने जू और मेई की ओर देखते हुए कहा। तेजप्रताप के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि दक्ष किस बारे में बात कर रहा था। वह बस इतना देख पा रहा था कि वह वापस न आने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। हम समझते हैं मास्टर, जू और मेई ने बिना कुछ कहे एक ही समय में अपना सिर हिला दिया। मुझे सचमुच खेद है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। यंग कुलपति, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। पीछे से एक आवाज आई। तेजप्रताप और बाकी लोगों ने पीछे देखा। तुम यहाँ हो, मेरे इस पोते को कुछ सामान्य ज्ञान सिखाओ, वह वापस आने से इनकार कर रहा है, तेजप्रताप ने ग्रैंड एल्डर लॉन्गम्यू से कहा। लेकिन जैसे ही वह दक्ष की ओर इशारा करने के लिए पीछे मुड़ा तो वह जगह खाली थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे दक्ष कहीं नहीं मिला। क्या कुछ हुआ? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लॉन्गम्यू ने पास आते हुए पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। वे बस अपने चेहरे पर खाली भाव लिए खड़े रहे। दक्ष अपने होटल के कमरे में वापस चला गया। उसकी मुठियां अभी भी इतनी कसी हुई थी कि उनमें से रक्त बहने लगा था। उसका चेहरा भावहीन लग रहा था, लेकिन अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो वह उसकी आंखों में छिपी उदासी को देख सकता था। तुम वापस आ गए। तुम कहाँ थे? जी, मिंग्यू कमरे के अंदर खड़ी थी जब दरवाजा खुला और दक्ष अंदर आए। वह उसकी ओर बढ़ी और उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि वह बीच में ही रुक गई। क्या यह आंसू है? मैंने वास्तव में तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। क्या हुआ? उसने दक्ष की गीली आंखों को देखते हुए पूछा। दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस उसे गले लगा लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया और दक्ष अपने मन को शांत करने के लिए उसके गले लगा रहा। लगभग 5 मिनट बाद वह उससे अलग हो गया। मुझे इसके लिए खेद है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मिंग्यू उस मुस्कान के पीछे छिपी उदासी देख सकता था। तुम्हें पता है कि तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, उसने दक्ष से स्नेह भरे लहजे में कहा। दक्ष ने बात शुरू करने से पहले एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा। मैं गया और अपने परिवार से बात की और उन्हें बताया कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, दक्ष ने खिड़की की ओर देखते हुए धीरे से कहा। मैं बस थोड़ा दुखी था, अब मैं ठीक हूँ, उसने खिड़की की ओर चलते हुए बाहर की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसने तेजप्रताप, लॉन्गम्यू, आयशा, जू और मेई को वापस आते देखा। उनकी आंखें फिर से दक्ष की एक झलक पाने की उम्मीद में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पाए। एक बार तो जू ने उस होटल की ओर भी देखा जहां दक्ष रुका हुआ था। उसकी नजर सभी खिड़कियों पर घूम रही थी। शुक्र है कि होटल की खिड़कियां बाहर से अंधेरी थीं, अंदर से बाहर तो देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर देखना संभव नहीं था। उसकी नजर खिड़की के पास से गुजरी, जिसके दूसरी तरफ दक्ष खड़ा था। उसे पता ही नहीं चला और वह आगे बढ़ गई। मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं, दक्ष ने बाहर देखते हुए कहा। क्या वे तुम्हारे परिवार के लोग हैं? मिंग्यू दक्ष के पास खड़ी थी और उसने उन लोगों पर ध्यान दिया जिन्हें वह देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में वह कुछ क्षण पहले बात कर रहा था। हाँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सबसे आगे चल रहे हैं वे मेरे दादा हैं। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वे कभी कभी सख्त व्यवहार करते हैं, लेकिन वे बहुत नर्म स्वभाव के हैं। उनके बगल में जो चल रहे हैं वे हमारे कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, लॉन्गम्यू, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, दक्ष ने मिंग्यू को समझाया। और लड़कियां? मिंग्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा।
पीले रंग की पोशाक वाली महिला ग्रैंड एल्डर की बेटी है। उसका नाम आयशा है। आपने उसे संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में देखा होगा। उसके पीछे चलने वाली लड़की जू है और आखिरी लड़की मेई है। वे दोनों मेरी महिलाएं हैं, दक्ष ने हंसते हुए कहा। वो उन्हें मिंग्यू से छिपाना नहीं चाहता था। हाँ, बिल्कुल, मुझे तुम पर विश्वास है। मिंग्यू ने दक्ष के आखिरी शब्द सुनकर हंसी, लेकिन दक्ष ने उसकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट रूप से समझ लिया कि वह स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं करती। उसने भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, बिल्कुल, मुझे तुम पर विश्वास है। मिंग्यू ने दक्ष के आखिरी शब्द सुनकर हंसी, लेकिन दक्ष ने उसकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट रूप से समझ लिया कि वह स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं करती। उसने भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। जल्द ही लॉन कबीले दक्ष की नजरों से ओझल हो गए। वह पीछे मुड़ा और कुर्सी के पास जाकर बैठ गया। मिंग्यू उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? यह कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, बस एक सामान्य सा सवाल है। मिंग्यू ने कुछ देर बाद दक्ष के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। जरूर, जब तक तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मेरी तलवार कितनी लंबी है, मैं कुछ भी जवाब दे सकता हूँ। दक्ष ने मजाक करते हुए हंसते हुए कहा। वह जानता था कि मिंग्यू उसे नहीं समझेगी। मैं तुम्हारी तलवार का आकार क्यों पूछूंगी? मैंने तुम्हारी तलवार पहले ही देख ली है। मिंग्यू ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा, लेकिन दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी चिंता मत करो। तो तुम्हारा सवाल क्या था? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अच्छा, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये है, तुम किस तरह की औरत चाहते हो? मेरा मतलब है कि तुम उसे अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचना चाहते हो? मिंग्यू ने उससे सवाल पूछा, लेकिन इस बार उसने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी आंखें नीचे की ओर देख रही थी। मुझे जो लड़की चाहिए, अच्छा, वो सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसे दयालु होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसे कभी कभी शर्मीली भी होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसे मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। संक्षेप में, जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वह बिल्कुल तुम्हारी तरह होनी चाहिए। दक्ष ने मिंग्यू के चेहरे की ओर देखा और उसे जवाब दिया। उसने यह नहीं सोचा कि वह क्या कह रहा है। शब्द स्वाभाविक रूप से उसके मुंह से निकलते रहे। फिर तुम सीधे क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझे चाहती हो? मिंग्यू ने उसकी बातों को मजाक के रूप में लेते हुए हंस दिया। मैं तुम्हें चाहता हूँ, दक्ष ने बिना इंतजार किए कहा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हें मुझे तंग करना बंद कर देना चाहिए। वो उठकर अपने कमरे की ओर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो मेरी हर सच्चाई को मजाक में ले लेती है। कैसी लड़की है, दक्ष ने अपने आप से कहा और चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वो उठकर एक कोने में चला गया और फिर बैठ गया। उसने साधना शुरू कर दी। वो पृथ्वी क्षेत्र के प्रथम चरण तक पहुंचने से बस एक छोटा सा कदम दूर था। पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए साधक को 2 आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना। दूसरी आवश्यकता यह है कि साधक को अपने मार्शल स्पेस के अंदर एक छोटा सा विश्व बीज बनाने में सक्षम होना चाहिए। यद्यपि इस छोटे से विश्व बीज से पृथ्वी लोक या आकाश लोक में साधक को कोई लाभ नहीं होता था, परंतु इसका वास्तविक उपयोग तब होता था जब व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रवेश करता था। जब कोई व्यक्ति स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने वाला होता है तो उसे अपने विश्व बीज को बदलने और अपने मार्शल स्पेस के अंदर एक छोटी सी दुनिया बनाने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार निर्मित छोटा सा विश्व साधक का अपना विश्व होगा और वह इस विश्व का देवता होगा। उनका गोल्डन कोर उनके मार्शल स्पेस को छोड़कर उनकी छोटी सी दुनिया में प्रवेश करेगा और उसके सूर्य के रूप में कार्य करेगा। विश्व का आकार साधक की वंश, परंपरा, उसकी प्रतिभा और उसके द्वारा अभ्यास किए गए साधना कौशल पर निर्भर करेगा। लेकिन बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंच पाए। वास्तव में पूरे उत्तरी चंद्र साम्राज्य में कोई भी स्वर्ग क्षेत्र साधक नहीं था। हालांकि विश्व बीज का उपयोग तब किया जाता था जब कोई साधक स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करता था। फिर भी पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसे बनाना आवश्यक था।
दक्ष ने जुवान साम्राज्य की क्यूई को अवशोषित करते समय नामहीन साधना मैनुअल का उपयोग किया। जुवान साम्राज्य की क्यूई शुई साम्राज्य की तुलना में बहुत अधिक सघन थी, जो दक्ष की मदद कर रही थी। सघन क्यूई के साथ दक्ष की साधना गति भी बढ़ गई थी। वो क्यूई को अवशोषित करता रहा और अवशोषित क्यूई को अपने मार्शल स्पेस के अंदर क्यूई के एक छोटे से भंवर में संपीड़ित करता रहा। भंवर इतना छोटा था कि दक्ष की मार्शल आत्मा के सामने यह एक छोटी चींटी की तरह लग रहा था। अधिक से अधिक क्यूई दक्ष के मार्शल स्पेस में प्रवेश करती रही। सारी क्यूई भंवर द्वारा चूस ली गई और संकुचित हो गई। हालांकि अधिक से अधिक क्यूई भंवर द्वारा अवशोषित की जा रही थी, लेकिन इसका आकार थोड़ा भी नहीं बढ़ा। दक्ष को पता नहीं था कि वो जो क्यूई अवशोषित कर रहा था उसका एक छोटा सा हिस्सा लाल कोकून द्वारा अवशोषित किया जा रहा था, जिसमें उसका हृदय दानव विकास से गुजर रहा था। क्यूई उसके शरीर में प्रवेश करती रही और घंटों तक उसके भंवर में संकुचित होती रही। समय के साथ भंवर का रंग गहरा होता गया। जल्द ही 5 घंटे ऐसे बीत गए जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मिनग्यू उन 5 घंटों में उससे बात करने के लिए अपने कमरे से बाहर आई थी, लेकिन उसने देखा कि दक्ष साधना में व्यस्त था। वो वापस चली गई। रात बीत गई और सूरज की गर्मी ने शहर को अपने आगोश में ले लिया। पूरी रात घूमता रहा और ऊर्जा को सोखता रहा। भंवर आखिरकार आकार बदल गया और गोलाकार हो गया। गोलाकार आसमानी नीले रंग का दिख रहा था, लेकिन फिर भी यह उतना ही छोटा था। दक्ष ने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार, मैं एक पृथ्वी क्षेत्र साधक हूँ। मैं खुद को शक्ति से भरा हुआ महसूस कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने पहले कभी महसूस किया था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी मुट्ठी कस ली। मेरा अपना विश्व बीज, दक्ष ने कहा जब उसने अपनी चेतना का प्रयोग किया और अपने विश्व बीज का अवलोकन किया। मैं एक दिन अपनी खुद की दुनिया जरूर बनाऊंगा। पृथ्वी लोक मेरी मंजिल नहीं है, बल्कि बस एक अस्थायी उपाय है, दक्ष ने खुद से कहा। जैसे ही मिनग्यू अपने कमरे से बाहर आए, उसके बेडरूम का दरवाजा खुल गया। तुम उठ गए, क्या तुम्हें कोई सफलता मिली? उसने दक्ष को वहां बैठे हुए देखकर पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम अब मेरी खेती देख सकते हो? उसने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। तुम उठ गए, क्या तुम्हें कोई सफलता मिली? उसने दक्ष को वहां बैठे हुए देखा तो पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम मेरी खेती देख सकते हो? उसने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। नहीं, मैं आपकी साधना नहीं देख पा रहा हूँ। आपके चेहरे पर दिख रही खुशी से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपने सफलता प्राप्त कर ली है, मिनग्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, मैं पृथ्वी लोक में प्रवेश कर गया, दक्ष ने चेहरे पर उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। जब हम जुवान राज्य में आ रहे थे, तो क्या तुम स्वर्ण कोर क्षेत्र के 10वें चरण तक नहीं पहुंच पाए थे? तुम्हारी साधना की गति वास्तव में डरावनी है, उसने दक्ष को घूरते हुए अपने चेहरे पर एक स्तब्ध भाव के साथ कहा। तुम्हारा क्या हाल है? मुझे लगता है कि तुम भी सफलता के करीब हो, दक्ष ने मिनग्यू की साधना पर ध्यान देते हुए कहा। हाँ, मुझे भी कुछ दिनों में सफलता मिल जाएगी। मैं 4थे चरण का पृथ्वी क्षेत्र साधक बन जाऊंगा, मिनग्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत बढ़िया, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? उसने उससे पूछा। हाँ, वैसे भी मेरे पास लेने के लिए कुछ खास नहीं है, मिनग्यू ने जवाब दिया। तो चलो चलें, ज़ीकिंग को भी अब तक तैयार हो जाना चाहिए, दक्ष ने बाहर निकलते हुए कहा। उसने दरवाजा खोला और चला गया। मिनग्यू उसके पीछे पीछे चला गया। दक्ष ज़ीक्विन के दरवाजे के सामने रुका और उसे खटखटाया। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने दोबारा दस्तक दी। क्या वो अंदर नहीं है? उसने अभी इतना कहा ही था कि दरवाजा खुल गया। क्या हम अभी जा रहे हैं? ज़ीकिंग इतनी सुबह दक्ष को अपने कमरे के बाहर पाकर चौंक गई, लेकिन फिर उसने मिनग्यू को भी देखा और समझ गई कि वे जाना चाहते थे। क्या हमने नहीं कहा था कि हम कल चले जाएंगे? दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हमने इस बारे में बात की, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी चले जाएंगे। क्या अभी बहुत जल्दी नहीं है? अभी तो सुबह के केवल 5 बजे हैं। राजकुमारी झिकविंग ने अपने चेहरे पर आलस भरी नजर से कहा, जैसे कि वह और सोना चाहती थी। यहाँ ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तो क्या तुम जाना चाहती हो या नहीं? दक्ष ने ज़ीकी को देखते हुए पूछा। बेशक मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। देखा, मेरा बैग पहले से ही पैक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और एक कोने में रखे बैग की ओर इशारा किया। इतने सारे बैग, तुम इसे कैसे ले जाओगे? क्या तुम्हारे पास स्टोरेज रिंग नहीं है? दक्ष के चेहरे पर हैरानी भरी नजर आई, क्योंकि उसने 3 बड़े बैग देखे। दुर्भाग्यवश मेरे पास स्टोरेज रिंग नहीं है, उसने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे बैग अपने स्टोरेज रिंग में रख दूंगी, मिंग्यू ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा। ओह शुक्रिया, झिकविंग ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। मिंग्यू आगे बढ़ी और बैग को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। हम कैसे जाएंगे? क्या हमें मेरी गाड़ी लेनी चाहिए? हम तीनों आराम से जा सकते हैं, आखिरकार यात्रा काफी लंबी होगी, ज़ीकी ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, चूंकि हमारे पास कोई उड़ने वाला जानवर नहीं है, इसलिए यही सबसे अच्छा विकल्प लगता है, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। अच्छा, सब कुछ पहले से ही तैयार है। मैंने जनरल याओ, अपनी भतीजी और भतीजे को सूचित कर दिया है। गाड़ी भी तैयार हो गई है और रवाना होने के लिए तैयार है। हम किसी भी समय निकल सकते हैं, झिकविंग ने दक्ष को सूचित किया। यह अच्छा है, चलो फिर चलते हैं। दक्ष ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया और वापस मुड़ा और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। मिंग्यू और झिकिंग उसके पीछे चल रहे थे। वे होटल से बाहर निकले और जैसा कि झिकिंग ने कहा था, वहां एक गाड़ी स्टैंड बाय पर खड़ी थी। गाड़ी का ड्राइवर पहले से ही अपनी सीट पर बैठा था, हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो सो रहा था। उठो, हम जाने के लिए तैयार हैं, मिंग्यू ने आगे बढ़कर ड्राइवर से कहा। ड्राइवर तुरंत उठ खड़ा हुआ, ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी गहरी नींद में नहीं था। मुझे खेद है मालकिन, गाड़ी चालक ने झुककर राजकुमारी झिकविंग से माफी मांगी। सब ठीक है, जाने के लिए तैयार हो जाओ, झिकविंग ने वापस जाते हुए उससे कहा। चलो अंदर चलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए दक्ष और मिंग्यू से कहा। झिकविंग ने गाड़ी में सबसे पहले प्रवेश किया। लॉन्ग चेन दूसरे स्थान पर था और मिंग्यू अंतिम व्यक्ति था। तुमने ड्राइवर को हमारा गंतव्य पहले ही बता दिया है ना? दक्ष ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ उससे पूछा। हाँ, मैंने उसे एक ठीक से चिन्हित नक्शा भी दिया था। मैंने हमारी यात्रा के लिए सबसे छोटा रास्ता चुना, झिकविंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम निश्चिंत हो सकते हैं, रॉन काफी अनुभवी है, वह हमें ठीक वैसे ही ले जाएगा जैसा मैंने नक्शे पर बताया था, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। यह अच्छी बात है, दक्ष ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। जुवान साम्राज्य की सड़कों से गुजरते हुए उनकी यात्रा सुचारू रूप से जारी रही। एक समय पर उनकी गाड़ी लॉन कबीले की गाड़ियों के पास से गुजरी, लेकिन दुर्भाग्य से ज़ीकिंग की गाड़ी के पर्दे बंद थे। उनकी गाड़ियां एक दूसरे के बारे में कुछ भी जाने बिना ही गुजर गईं। जबकि लॉन कबीले की गाड़ी दक्षिण की ओर शुई साम्राज्य की ओर चली गई, झिकविंग की गाड़ी उत्तर की ओर उत्तरी चंद्र साम्राज्य की ओर चली गई। कुछ ही घंटों में ज़ीक्विन की गाड़ी जुवान साम्राज्य की राजधानी शहर से निकलकर उत्तर की ओर बढ़ गई। जब दक्ष अपनी आंखें बंद करके गाड़ी पर आराम कर रहा था, तो एक हाथ उसकी दाहिनी जांघ पर टिका हुआ था। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली और हाथ की ओर देखा और पाया कि यह ज़िकी का हाथ था। उसने बाईं ओर देखा तो पाया कि मिंग्यू सो गया है। दक्ष को पता नहीं था, लेकिन मिंग्यू पूरी रात साधना करती रही है। वह दक्ष के साधना के प्रति समर्पण से प्रेरित थी। पिछली बार जब हम गाड़ी में थे,
तो हमें कुछ चीजें बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। क्यों न हम इसे अभी पूरा कर लें? जेक्विन ने मोहक स्वर में दक्ष के कानों में फुसफुसाया। क्या तुम पागल हो? यह न तो सही जगह है और न ही सही समय है। दक्ष ने उसे परेशान स्वर में जवाब दिया। पिछली बार जब हम इस गाड़ी में थे तो हमें कुछ चीजें बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। क्यों न हम इसे अभी पूरा कर लें? जेक्विन ने दक्ष के कानों में मोहक ढंग से फुसफुसाया। क्या तुम पागल हो? यह न तो सही जगह है न ही सही समय है। दक्ष ने उसे जवाब दिया, जबकि उसने अपनी आवाज को धीमा रखने की कोशिश की। तो फिर चलो इसे जगह बनाते हैं। जेक्विन ने हंसते हुए अपना हाथ तब तक आगे बढ़ाया जब तक कि वे दक्ष के पवित्र क्षेत्र पर नहीं आ गए। जैसे ही ज़ीक्विन के कोमल हाथ ने उसे छुआ, लिटिल चेन ने कुछ हरकत की। भले ही राजकुमारी ज़ीक्विन के हाथ और लिटिल चेन के बीच कपड़े थे, लेकिन इससे उस पर जरा भी असर नहीं पड़ा। नन्हा चेन अपनी नींद से उठकर चलने लगा और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लगता है कि तुम भी यही चाहती हो, यह अपेक्षित था। आखिरकार काफी समय हो गया है। जेक्विन ने दक्ष के कानों में फुसफुसाया, लेकिन उसने दक्ष से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा करेगा। दक्ष ने अपना सिर घुमाया और अचानक राजकुमारी जेक्विन के होठों को, जबकि उसने अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखा ताकि वो सदमे से पीछे न हट जाए। ज़ीक्विन ने यथासंभव धीमी आवाज निकालने की कोशिश की, हालांकि उसे नशे में कराहने का मन कर रहा था। उसने अपने हाथ दक्ष की पैंट के नीचे डाले और उसके छोटे लड़के को गर्दन से पकड़ लिया। उसने अपना हाथ ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर दक्ष उसे जोश से रहा था। उसने अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर भी डाल दी थी, क्योंकि वो उसकी जीभ की मिठास का आनंद ले रहा था। 10 मिनट से ज्यादा समय तक चेन को ने के बाद उसने अपने इप्सुस के आईपी से अलग कर लिए। उन 10 मिनटों के दौरान ज़ीक्विन के हाथ नन्ही चेन को सहलाना बंद नहीं कर रहे थे। उसने उसकी आंखों में देखा और अपने आईपीएस उसके कानों के पास ले गया। उसने धीरे से उसके कानों को और फिर फुसफुसाया। अब समय आ गया है कि तुम्हारे आईपीएस काम करें, उसने उसके कानों में धीरे से कहा और छोटे चेन की ओर इशारा किया। जेक्विन ने अपने चेहरे पर शर्म के भाव के साथ अपना सिर हिलाया और वह खड़ी हुई और दक्ष के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने दक्ष की पैंट को केवल इतना नीचे किया कि उसका छोटा चेन आजाद हो सके। जैसे ही उसने अपनी पैंट उतारी, लिटिल चेन नजर आया। वो ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे पर्वत की तरह ऊंचा खड़ा था। ज़ीक्विन ने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया और अपने आईपी को छोटे चेन के करीब ले आए। भूखे जानवर की तरह उसने छोटे चेन को अपने मुंह में ले लिया। उसने अपने मुलायम आईपी से छोटे चेन को चूसा और अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। दक्ष ने अपनी आंखें बंद नहीं की और बस ज़ीक्विन को अपना जादू करते हुए देखता रहा। उसने काफी देर तक उसके चूसने का आनंद लिया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी ड्रेस में छेद पाकर दक्ष ने अपना हाथ उसकी ड्रेस के अंदर डाल दिया। उसके हाथ उसके मुलायम स्तनों तक पहुंच गए और उन्हें सहलाने लगे। उसके हाथ और ज़ीक्विन के स्तनों के बीच कोई कपड़ा न होने के कारण वो पूरी तरह से आनंद ले सकता था। ज़ीक्विन चूसता रहा और वह उसके को तब तक सहलाता रहा जब तक उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं छूटने वाला हूँ, उसने सोचा, लेकिन जोर से नहीं बोला क्योंकि वह मिंग्यू को जगाना नहीं चाहता था। उसने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और उसके सिर को तेजी से हिलाने में उसकी मदद की। कुछ और मिनट बीतने के बाद आखिरकार उसने अपना वीर्य उसके मुंह में छोड़ दिया। ज़ीक्विन को तब झटका लगा जब नन्ही चेन ने अचानक उसके मुंह में चिपचिपा तरल पदार्थ छोड़ दिया। सदमे में उसने सारा तरल पदार्थ निगल लिया। दक्ष ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया जब उसने देखा कि मिंग्यू वहीं बैठा सब कुछ देख रहा है। जब उसने उसे जागते देखा तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आह मिंग्यू, उसने कहा, लेकिन अगले शब्द तय करना उसके लिए कठिन हो गया। जेक्विन ने उसकी बातें सुनी और ऊपर की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने मिंग्यू को देखा, उसके भाव भी बदल गए। ये ठीक है, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मिंग्यू ने चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ कहा।
लेकिन दक्ष ने फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे मिंग्यू ने रोक दिया। जैसा मैंने कहा, ये ठीक है, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मिंग्यू ने वही बात दोहराई और अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष भी चुप हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने सोचा कि वह बाद में उससे इस बारे में बात करेगा। जिक्विन खड़ी हो गई और उसने अपने मुंह में बचा हुआ तरल पदार्थ निगल लिया और चुपचाप दक्ष के पास बैठ गई।